गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 3 हम अपने जो लेक्चर नंबर 2 है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर हम बैंक इन इंडिया और क्या स्ट्रक्चर है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उसके बारे में आज हम लास्ट डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि जो बैंक्स हैं उनको किस किस तरीके से कैरेक्टराइज़ कर रखा है। तो अगर हम देखें तो बैंक्स को क्लासिफाई किया गया है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में, और इनको जो हमने कैरेक्टराइज़ किया है, क्लासिफाई किया है, वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स के बेसिस पे किया है। कि अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करें तो शेड्यूल बैंक वो बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 के अंदर सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं। और ये जो बैंक है जिनको इस शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किए हैं, तो वो जो फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ़ पे इनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो क्या है फर्स्ट पॉइंट कि जो ये शेड्यूल बैंक्स हैं वो अपने जितने भी बिजनेस बैंकिंग है वो इंडिया के अंदर कैरी करने चाहिए, और जो पेड अप कैपिटल है या रिजर्व है वो 5 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम देखें तो शेड्यूल बैंक एज ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होंगे, और जितनी भी जो कंपनी है वो डिफ़ाइन की जाएगी कि कंपनीज़ एक्ट के अंदर 1956 के अंदर, और जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो नोटिफाइड किए जाएंगे सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और लास्ट पॉइंट है कि जो कॉरपोरेशन और कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है वो किसी लॉ के अंदर फोर्स हो किसी भी प्लेस में जो कि आउटसाइड इंडिया के हो। अगर हम आगे बात करें तो जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक है तो ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर। अगर फॉरेन बैंक्स की बात करें जो कि शेड्यूल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, तो वो हैं हमारे कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एबिन एमरो, एचएसबीसी एट्सेट्रा। लेकिन 1965 के टाइम पे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हुआ करते थे वो एलिजिबल थे कि उनको सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। तो मार्च 2011 के अंदर 160 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को इंडिया में इंक्लूड किया गया। तो अगर हम देखें तो फर्दर इनको 4 ग्रुप्स के अंदर हमने सब कैटेगराइज क्या रखा है। जैसे कि अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करें तो उनमें कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ फॉरेन बैंक्स हैं और कुछ रीजनल रूरल बैंक्स हैं। जो शेड्यूल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर वो सारे बैंक्स हैं जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, लिस्टेड किए गए हैं। तो अगर हम शेड्यूल बैंक्स की देखें तो ये जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं ये एक सर्वेल प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं, और कंपेयर करें हम इनको अपने नॉन शेड्यूल बैंक से, तो शेड्यूल बैंक्स को हम इंटाइटल करते हैं कि ये रिसीव करते हैं उस फाइनेंस फैसिलिटी को जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, और साथ साथ ये इंटाइटल करते हैं उस करेंसी चेस्ट फैसिलिटीज़ को भी। साथ साथ ये हमारे क्लियरिंग हाउस के मेंबर होते हैं। और बिसाइड अगर कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो जितने भी कोऑपरेटिव्स बैंक हैं वो शेड्यूल बैंक्स में ही अपने जितने भी आरबीआई के क्राइटेरिया हैं उनको स्टिपुलेटेड या फुलफ़िल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि आरबीआई एक्ट के 1956 के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए। तो यूजुअली हम देखें तो 2 बैंक जो कि अपने नॉर्म्स आरबीआई के फुलफिल नहीं करते हैं, या हम आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हैं, या उनके स्पेसिफिक फंक्शन को फॉलो नहीं करते, उन बैंकों को हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो नॉन शेड्यूल बैंक है ये कैपेबल नहीं है सर्व करने के लिए, या इनमें जो भी इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं होता डिपॉजिटर्स का, जो कि क्लासिफाई किया गया है नॉन शेड्यूल बैंक्स के अंदर। लेकिन अगर हम इन बैंक्स को देखें जो कि नॉन शेड्यूल के अंदर हैं हमारे आरबीआई एक्ट के, तो इनको एज ए नॉन शेड्यूल बैंक्स कहा गया है क्योंकि वो आरबीआई एक्ट के की जितने भी फंक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, और जो भी इनके इंटरेस्ट होते हैं वो डिपॉजिट्स के लिए ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। तो यूजुअली हम देखें कि जो स्मॉल साइज इंस्टीट्यूशन है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है उनकी एक्टिविटीज़ को किसी लोकल एरिया के अंदर, और इनका जो पेड अप कैपिटल या रिजर्व होता है वो एग्रीगेट या 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। और जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इन बैंक्स की वो लिमिटेड होती है, और ये किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील नहीं करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें इंडियन कमर्शियल बैंक्स का तो उनको शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो नेशनलाइजेशन हमने किया है ये ऑलमोस्ट सारे कमर्शियल बैंक अनशेड्यूल्ड बैंक्स में वियर्ड आउट है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये जो रोल है हमारे स्मॉल डिपॉजिट टर्म्स का एज वेल एज नंबर ऑफ़ ब्रांचेस का, तो इसके अंदर हम लिटिल कैपिटल मीनिंग एक्सपेक्ट दैट ऑफ अ एकेडमिक इंटरेस्ट को नॉन शेड्यूल बैंक्स में फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें इंडियन बैंकिंग सिस्टम का तो उनको ब्रॉडली 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारे कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेकंड वन इज़ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अनदर वन इज़ डेवलपमेंट बैंक्स। अगर हम
कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक्स में कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ फॉरेन बैंक्स हैं। और अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो उसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, कुछ लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। और अगर हम डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो क्या क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेबरेड, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, एंड लास्ट इज एनएचबी, दैट इज़ नेशनल हाउसिंग बैंक। अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक की तो कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं वो सिर्फ ऑपरेट होते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। ये जो जनरल पब्लिक है उनकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और हाउस होल्ड्स को एक्सटेंड करते हैं लोन्स, और जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं या गवर्नमेंट है, उनको लोन्स देने का काम भी कमर्शियल बैंक का ही होता है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये पब्लिक की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग के पर्पज़ के लिए फ़ंड देते हैं, और जब भी हमें डिमांड हो या हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करना हो, लैंडिंग करना हो तो रीपेबल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और विड्रॉल की बात करें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तो हम उसको चेक के या किसी अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू विड्रॉ करा सकते हैं। अगर हम डिस्टिंगेंस फीचर देखें कमर्शियल बैंक के तो वो लार्ज पार्ट है हमारे डिपॉजिट्स का, जैसे कि हमारी डिमांड डिपॉजिट हो गई जो कि विड्रॉवेबल होती है और ट्रांसफरेबल बाई चेक। इसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है उसके अंदर सबसे पहला जो बैंक आता है दैट आर पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो इटसेल्फ ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो पूरा मेजर और फुल स्टेक होता है बैंक का वो किसी गवर्नमेंट के पास होता है। तो जुलाई 1960 के अंदर हमने देखा कि जो 8 प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, एसबीआई और 7 एसोसिएट बैंक्स, वो पूरी गवर्नमेंट हेल्ड करती थी। और उसके बाद हमने 4 कॉमर्शियल बैंक्स को टोटल 20 को हमने नेशनलाइज किया 1969 के अंदर, और इनकी 100% जो ऑनरशिप है बैंक की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके बाद हमने कुछ 6 मोर प्राइवेट बैंक्स को भी नेशनलाइज किया 1980 के अंदर, और हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को टाइम के अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया। और ये जितने भी बैंक्स थे इनका जो कैपिटल था वो आईपीओ के थ्रू मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू रेस किया गया, और जितनी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न थी उनको चेंज किया गया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो मिनिमम 50% शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो नेशनलाइज बैंक का एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। और अगर हम देखें तो जो बैंक्स की ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास होती है। और अगर हम देखें तो ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लासीफाई किया गया है। तो अपार्ट फ्रॉम द नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट बैंक, आईडीबीआई एंड आरआरबी आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कि अगर हम देखें एसबीआई और उसके एसोसिएट बैंक के अलावा आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और रीजनल रूरल बैंक्स को भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स मार्च 2013 तक 82 थे, जिनको हमने फॉलोइंग कैरेक्टराइज कर रखा है। तो एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक्स प्रेजेंट में अभी 5 हैं। नेशनलाइज बैंक की बात करें तो 19 है, और रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें तो 56 हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईडीबीआई की। तो जो आईडीबीआई है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इसका सेटअप एज ए सब्सिडी के रूप में किया गया था आरबीआई ने 1964 के अंदर, और फरवरी 1976 के अंदर इसको सेक्रेटेड किया गया आरबीआई से। और आज के प्रेजेंट टाइम में देखें तो इसका जो पूरा शेयर ऑफ कैपिटल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और आईडीबीआई प्रोवाइड करती है फाइनेंस असिस्टेंस अपने इंडस्ट्रियल कंसर्न को, और उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस देती है जो कि उनके प्रोजेक्ट फाइनेंस, इक्विपमेंट फाइनेंस, एसेट क्रेडिट, इक्विपमेंट लीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फंड स्कीम, रीफाइनेंस फॉर मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड बिल फाइनेंस के रूप में दी जाती है। अगर हम देखें तो ये एक बिज़नेस को, एक इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करने, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने, उसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए की जाती है। अगर इनका रेस्पॉन्स देखें तो हमारे जितने भी आईडीबीआई बैंक हैं वो अपने जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं इंडस्ट्री की उनको चेंज करते हैं, और आईडीबीआई का काम है कि उनको जब भी नीड हो फंड्स की तो वो उनको शॉर्ट टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड्स दे। तो जो भी हमारे कोर वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट से किसी इंडस्ट्रियल यूनिट की वो हमें ऑफ़र करनी होती है। साथ साथ हम उनको ऑफ़र करते हैं फ़ी बेस्ड सर्विसेज जो कि एरिया ऑफ मर्चेंट बैंकिंग या कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस के रूप में दी जाती है। आईडीबीआई की बात करें तो आईडीबीआई का जो सेटअप था वो एज ए सब्सिडी या एसोसिएट के रूप में हुआ था, और ये बैंकिंग प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को ऑफ़र करती थी। कैपिटल मार्केट एंड ट्रस्टीशिप सर्विसेज एज आल्सो द रजिस्टर्ड ट्रांसफर सर्विसेज स्ट्रक्चर टू द मीट कस्टमाइज क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। अगर हम देखें तो आईडीबीआई की जो फंड की
कि देखें तो हमारी जो मीटिंग फंड है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अगर देखें तो वो वेरियस अदर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए की जाती है। आईडीबी अपने जो रिसोर्सेज को रेज करते हैं वो डायरेक्टली मार्केट के थ्रू करती है। तो जो भी मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट है वो रिटेल से लेती है और एज वेल एज अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से गेन करती है। तो अगर हम इंडिया और अब्रॉड के अंदर देखें तो वहाँ पे आरडीआई बैंक सेटअप है और वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा रही हैं। और जितनी भी वैरायटी है यहाँ पे इन्वेस्टर की, वो एक फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट होता है। और अगर हम देखें तो जो भी आईडीबीआई की जो भी रिसोर्स हैं उसको रेज़ करने के लिए जो भी एफ़र्ट्स किए गए वो हर एक सोसाइटी के सेक्शन से हमें मिले। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो स्टेक होल्डर होता है वो किसी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट के पास होता है। और ये जो बैंक्स थे वो जो नेशनलाइज किए गए टू ट्रांसेस के अंदर 1969 और 1980 के अंदर। और जितने भी बैंक्स थे उनको सब में इनमें इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन जो भी नॉन नेशनलाइज बैंक थे उनको कंटिन्यू उनके ऑपरेशंस को किया गया जो कि आज तक किए जाते हैं। जैसे कि ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड एंड द फेडरल बैंक एंड द लक्ष्मी विलास बैंक। लेकिन जुलाई 1993 के अंदर हमारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में आरबीआई ने अलाउ किया कुछ न्यू बैंक्स को जो कि अपने बैंकिंग ऑपरेशन को स्टार्ट कर सके। तो तो अगर हम देखें तो आज प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कुछ लीडिंग बैंक्स हैं जो कि आरबीआई ने उनको लाइसेंस प्रोवाइड करा रखा है जो कि एज ए प्राइवेट सेक्टर के रूप में काम करी, जैसे यूटीआई जिसको आज हम एक्सिस बैंक कहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इंडसलैंड बैंक। तो ये सारे जो थे हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिनको इस इकोनॉमी में लाने का जो मेन चीज़ था वो ये था कि वो अपने बैंकिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करें। तो ये जो बैंक्स रिकॉग्नाइज हुए थे ये न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम से जाने गए। तो ये जो टैंक्स बैंक थे उनको एक स्पेशल गाइडलाइंस के थ्रू इशू किया गया और उनको लाइसेंस दिया गया जनवरी 1993 के अंदर। और जो भी गाइडलाइंस थी उनको रिवाइज़ किया गया जनवरी 2001 के अंदर, जिनमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन किया अपने बैंकिंग फंक्शन से। और एक एज ए फ्रेश एप्लीकेशन उन्होंने इस इकोनॉमी में इन्विटेशन लिया। और ऑफ द 10 लाइसेंस इशूड इन 1933, तो अगर हम देखें तो 10 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया, इशू किया गया 1993 के अंदर। और 4 बैंक्स को मर्ज किया गया एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो अगर हम टाइम बैंक्स को देखें तो टाइम बैंक्स को मर्ज किया गया है एचडीएफसी के साथ, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को एमलगेट किया गया है स्टेट आउंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ, और सेंचुरियन बैंक जो है उसको बैंक ऑफ पंजाब के साथ किया गया है जो कि आज सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के नाम से है। और अगर हम देखें तो ये जो सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब है इसको मर्ज किया गया है एचडीएफसी बैंक के साथ 2008 के अंदर। तो अगर हम देखें तो जितने भी हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका एक न्यू कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। और ये जितने भी बैंक्स हैं ये हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं और देयर काउंटर पार्टीज इन देयर आईटी सपोर्ट सिस्टम, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। कि अगर हम देखें तो इनके बीच में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि इनका जो आईटी सिस्टम है वो बहुत सपोर्टिव है। ये हमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट देते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग है वो एक रिजनेबल होती है। अगर हम देखें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं आज रिसेंट टाइम के अंदर। और ये ऑफर्स कर रहे हैं वैरायटी ऑफ न्यू सर्विसेज अपने कस्टमर्स के लिए और एक कंपटीशन को क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। तो जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, टोटल जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको 31 मार्च 2013 के अंदर देखा गया तो वो टोटल 22 हैं। बिसाइड दिस 4 लोकल एरिया बैंक्स आर आल्सो कैरेक्टराइज एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और कुछ 4 जो लोकल एरिया बैंक्स हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर में कैरेक्टराइज किया गया है। अगर हम गाइडलाइंस देखें जो कि आरबीआई ने किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के एंट्री के लिए बनाई गई है, तो पहला क्या है कि फॉर्मेशन की अगर हम देखें कि सच्चा बैंक सेल बी लिस्टेड ऑन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कि अगर कोई बैंक प्राइवेट बैंक बनना चाहता है तो उसको लिस्टेड होना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स कंपनीज एक्ट के अंदर। और ये किसी एक प्रोविज़न ऑफ आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होनी चाहिए और जो भी बैंकिंग रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग गवर्न होनी चाहिए। और जितनी भी डिसीजन है रिगार्डिंग लाइसेंसिंग इंक्लूजिंग अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई शेल बी फाइनल। और अगर हम देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग इनकी जो लाइसेंस ग्रांटिंग है वो प्रेफरेंस के रूप में इन सब बैंक्स को दी जाती है। और इनका जो पर्पज़ होता है वो होता है कि उसके हेडक्वार्टर से लोकेट हो किसी एक सेंटर से, और इनका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता किसी अदर बैंक का। और साथ साथ इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के, जो कि गवर्न किए जाते हैं 1% की सीलिंग से, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें हमने देखा कि 1994 के अंदर 10% इसको रेज़ किया गया। अगर कैपिटल की बात करें तो इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए जो कि किसी प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का होना चाहिए 25%। और जो
कैपिटल है वो 100 करोड़ से ज़्यादा का हो और जो प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है उसमें 20% का हो, और कोई भी एनआरआई पार्टिसिपेंट है वो अपने इस कंट्रीब्यूशन को 40% एक्सटेंड कर सकता है। और जो भी शेयर्स हैं बैंक्स के वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए। और ये जो बैंक हैं ये एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, किसी भी बैंकिंग ऑपरेशन नॉर्म्स को, जहाँ पे किसी भी इनकम रिकॉग्नाइजेशन, एसेट क्लासिफिकेशन या जो भी प्रोविजनिंग है कैपिटल एडिक्वेसी की वो 8% किसी रिस्क वेटेड एवरेज को लेके होती है। ऑपरेशंस की बात करें तो ये जो बैंक्स है ये ऑब्जर्व करते हैं उस प्रायोरिटी सेक्टर को, उन लैंडिंग टारगेट्स को जो कि एप्लीकेबल होता है सभी बैंकों के अंदर, और इसके अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन किए जाते हैं या जो भी कंपोजिशन किए जाते हैं वो आरबीआई उनको अलाउ करती है इनिशियल 3 इयर्स के लिए। तो जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है उसके रेस्पेक्ट में हमें उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट कंपाइल करानी होती है। तो एटलीस्ट 3 इयर्स आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट दे विल बी अलाउड टू सेटअप अ सब्सिडी और अ म्यूचुअल फंड। और 3 साल बाद उनको क्या इस्टेब्लिश करना होता है कि वो एक सेटअप करें एक सब्सिडी का और एक म्यूचुअल फंड का। ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रांच की जो लाइसेंसिंग वो गवर्न होनी चाहिए किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से, वेयर बाई द बैंक्स आर फ्री टू ओपन इन एनी ब्रांचेस। तो बैंक फ्री होती है किसी भी ब्रांचेज में ओपन हो, लेकिन उसको आरबीआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो अपने कैपिटल एडिक्वेसी से सेटिस्फाई हैं और अपने अकाउंटिंग नॉर्म्स को प्रूडेंशियल कर रहे हैं तो आरबीआई उनको डायरेक्टली क्या करती है, रिक्वायर करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि वो किसी भी रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ में अपनी ब्रांचेज ओपन कर सकते हैं। अगर हम रिवर्स्ड गाइडलाइंस देखें जो कि आरबीआई ने इशू की थी जनवरी 2001 के अंदर, तो उसने कुछ चेंजेस किए थे। जो मेजर चेंजेस ये था कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है न्यू बैंक्स का वो 200 करोड़ का होना चाहिए, और वो इंक्रीज़ करें अपने 30 करोड़ 3 साल के अंदर एक कमेंसमेंट बिजनेस में। और अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या एनबीएफसी की देखें तो जो एनबीएफसी है उनको कन्वर्ट किया जाएगा एक कमर्शियल बैंक में, जो कि सेटिस्फाई करेंगे अपने प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस शुड नॉट प्रमोट एनी न्यू बैंक, कि कोई भी लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस है वो किसी नए बैंक को प्रमोट नहीं करेगा। और नेक्स्ट क्या है कि जो भी प्रेफरेंस है हमारे प्रमोटर्स की हमारे एक्सपर्टाइज से, तो उनको एक फाइनेंस प्रायोरिटी एरिया और एक बैंक सेटिंग करनी पड़ेगी जिसमें वो अपने किसी भी रूरल या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे फॉरेन बैंक्स के अदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखें कॉमर्शियल बैंक्स के, तो वो हमारे फॉरेन बैंक्स है। अगर फॉरेन बैंक्स के अगर हम देखें तो इनका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वो आउटसाइड इंडिया होता है और इनकी जो ब्रांचेस है वो इंडिया में ऑपरेट होती है। और जितने भी फॉरेन बैंक्स है वो एक रेसिप्रोकल बेसिस पे अलाउ किए जाते हैं। अगर हम देखें तो ये जो हमारे फॉरेन बैंक्स हैं इनको जो अलाउ किया जाता है वो उस ब्रांच के ऑपरेशंस के अलाउ किया जाता है जो कि होली आउट सब्सिडी होते हैं। और जितने भी हमारे फॉरेन बैंक्स हैं वो एक्टिव हैं हम अपने ट्रेजरी मींस फॉरेक्स और ट्रेड फिनेंस और कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर इन बैंक्स को अगर हम असिस्ट करें तो जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि अपने एक्सटर्नल कमिंसिंग बोरोइंग से रेज़ करना चाहते हैं इंडिया के आउटसाइड ब्रांचेस से या फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट से, तो वो कर सकते हैं। तो दे आर एक्टिव इन द लॉन सिंडिकेशन एज वेल, और ये लॉन सिंडिकेशन के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जितने भी हमारे फॉरेन बैंक्स हैं वो ऑल लोकल लॉज को एडहर करते हैं और एज वेल एज़ वो इंडियन रेगुलेटर्स के जितनी भी गाइडलाइंस है जितने भी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं जो कि आरबीआई बनाती है। और जितने भी आरआईडीए मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने जितने भी गाइडलाइंस या डायरेक्टिव्स बताते हैं उस लॉ को वो फॉरेन बैंक्स फॉलो करता है। द फॉरेन बैंक्स हैव टू कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द आरबीआई इंडिया, कि जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं वो कंपाइल किए जाते हैं जो कि आरबीआई की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और अदर नॉर्म्स के लिए। तो अगर हम टोटल फॉरेन बैंक्स देखें 31 मार्च 2013 तक तो वो टोटल 43 है और उनकी 331 ब्रांचेज है। अगर उसके बिसाइड देखें तो 46 फॉरेन बैंक्स है जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के रूप में इंडिया के रूप में काम कर रही है 31 मार्च 2013 के बाद। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।